नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप हमेशा ना मुस्कुराते रहते हैं मेरी तरह हैं? सेहत के लिए अच्छा है। और मैं अभी अंदर आया तो देख रहा था आप बुक पढ़ रहे थे, जी। तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं हरियाणा के नेता थोड़े से पढ़ते लिखते मतलब ज़्यादा है, रुझान होता नहीं है उनका, तो आपका कैसे है? नहीं, मेरा असल में पढ़ाई लिखाई का रुझान काफ़ी समय से है, ख़ासतौर पर कॉलेज के समय से थोड़ी सी आदत पड़ गई थी और उसको मैंने बनाए रखा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई समय की कमी की बात होती हो। यदि आपका 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 पढ़ने के प्रति थोड़ी आपकी रुचि है तो समय तो निकल जाता है। हाँ, टाइम तो आदमी अपनी शौक के लिए निकाल ही लेता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक फेज़ था, हाँ, कांग्रेस में जाने से लेके इलेक्शन तक का, और अब ये ठालीपन वाला था। बिल्कुल। लेकिन अभी फिर आप एक्टिव हो जाओगे पॉलिटिक्स में, तो ये जो एक महीना जो था ये कैसा रहा आपका? इसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में एक वो है ना फ्रेज, लल बिफोर द स्टॉर्म। तो वो तूफान आने से पहले की शांति, शायद ये वो पीरियड है मेरे लिए। तो अब आने वाले 3-4 महीने जो हैं वो तो बहुत इंटेंस होने वाले हैं गतिविधि के हिसाब से, और आगे जो भी राजनीतिक रूप से करना है। तो हाँ, पिछला समय क्योंकि सीधे डायरेक्टली चुनाव में इन्वॉल्व नहीं थे, तो वहाँ थोड़ा उस नाते आप कह सकते हैं कि निष्क्रियता तो हो ही जाती है। अच्छा, जैसे एक ट्रम्प 5 साल आपने गुजारे इधर लुटियंस में, मैं भी आजकल इधर आता हूँ शनिवार एतवार को दिल्ली देखने, तो मुझे बड़ा कूल सा शहर लगा अभी ये। पहले सोचता हूँ दिल्ली ना, उन्होंने दिल्ली तो बहुत। तो ये जो 5 साल आपने यहाँ गुजारे हैं, ये किस तरह के 5 साल थे? क्योंकि आप एकदम से IAS की नौकरी छोड़ के इधर आए, तो कैसे गुजरा है इस समय आपका? देखिए, मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आया हो या बदलाव की अनुभूति हुई हो, और उसका कारण शायद ये रहा कि मेरे पिताजी बहुत एक्टिव हैं। तो ख़ास तौर पे पब्लिक डीलिंग वाला जो पार्ट है वो मेरे से कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं उस मामले में। तो मेरे ऊपर से उस नाते वो मतलब रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं है, जो दबाव जो बनता वो शायद उस तरह से नहीं बन पाया। और बाकी जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, हम तो वैसे तो दिल्ली में सन 1984-85 में आ गए थे, तो तब से दिल्ली में ही हैं। हमने दिल्ली उसके बाद कभी छोड़ी नहीं। और उसके ना छोड़ने का कारण एक ये भी रहा था कि क्योंकि मैं स्कूल में था, मेरी छोटी बहन भी स्कूल में थी, और मेरे माताजी पिताजी दोनों का ये मानना था कि पढ़ाई तो असली दिल्ली में है। उस नाते हम बल्कि कभी चंडीगढ़ भी उसके बाद दोबारा नहीं गए, जबकि उसके बाद मेरे पिताजी 2 बार मंत्री बने, लेकिन चंडीगढ़ हम यहाँ फैमिली वहाँ से शिफ्ट नहीं की ना, दिल्ली से शिफ्ट नहीं की। तो दिल्ली मेरे को तो बहुत पसंद है। हाँ, सिर्फ जब ट्रैफिक में आदमी फंसता है यहाँ, वो तब छटपटाहट बहुत होती है। ट्रैफिक में तो यहाँ मतलब इस मामले में दिल्ली किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मैंने बहुत बड़े बड़े आदमी ट्रैफिक में फंसे हुए देखे हैं यहाँ पे। नहीं, मेरे साथ तो एक बार मैं किसी के साथ जा रहा था, बिजनेसमैन थे, मेरे को कहीं उनको जींद के रोहतक के पास कहीं लेके जाना था, कोई जगह थी देखने के लिए। तो हम यहाँ से 12 बजे निकले घर से, मेरे यहाँ से, और हम मुंडका 1.25 घंटा खड़े रहे। ये नहीं कि ट्रैफिक धीरे था, ट्रैफिक खड़ा था। तो फाइनल जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने कहा बंसल साहब चलो चलते हैं, क्योंकि मुंडका का जो स्टेशन था वो 200 गज पे था। मैं उनको वहाँ ले गया, मेट्रो पकड़ी और उल्टा घर आ गया। अच्छा, वो बड़ा अचंभा मान रहे कि मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, क्योंकि वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से बचपन के बाद कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चढ़ा होगा। तो ट्रैफिक में जब फंसते हो आप, तब आपको ज़रूर दिल्ली से तकलीफ होती है, अन्यथा तो दिल्ली बहुत बढ़िया शहर है। मैं भी अभी काफ़ी दिनों से यही शेड्यूल बनाया कि बहादुरगढ़ गाड़ी खड़ी करो, वहाँ से मेट्रो ले लो। बहुत लोग करते हैं ये, जो हमारे यहाँ भी जो मिलने वाले कई हमारे आते हैं, वो यही काम करते हैं, बहादुरगढ़ के आसपास गाड़ी कहीं खड़ी करके और मेट्रो में पकड़ ले। तो फिर वो दिल्ली का ट्रैफिक से भी आप ऑलमोस्ट बच, आप कम से कम फंस नहीं सकते। हाँ, लगता तो फिर भी घंटा सवा घंटा है, क्योंकि तीन बदलनी पड़ती हैं यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन ये है कि एश्योर्ड है कि आप पहुँच जाओगे, अटकोगे नहीं। तो सर, अभी जैसे चुनाव चल रहे थे, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं इस चुनाव के हमारे भी। मुझे लगता है कि जो हमारी सोशल मीडिया है
उसकी इज्जत से बचाने वाला चुनाव ये था, अगर एक प्रोफेशन की दृष्टि से बात करें। लेकिन आप तो बीजेपी के सांसद रहे हैं, आपको मोटा मोटा सा क्या लग रहा था किस तरह का मैंडेट आ रहा है? मैं कभी भी उनमें से नहीं था जिसको ये मैंडेट जिसका प्रचार किया जा रहा था प्रचार तंत्र के माध्यम से कि उतना मैंडेट बीजेपी को कहीं से भी आता मुझे दिख नहीं रहा था। अच्छा। ईमानदारी से मैं 2 प्रदेशों को हमेशा से मानता था, एक गुजरात और दूसरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश खास तौर पे क्योंकि जो पिछले असेंबली के जो चुनाव हुए थे वो और उसके बाद के जो हालात बने हैं कांग्रेस के, उससे मुझे लगता था कि शायद इन 2 प्रदेशों में तो बीजेपी का पूरा प्रभाव जैसा था वैसा ही बना रहेगा। लेकिन मुझे कभी ये गलतफहमी नहीं थी कि 350 सीट या उस तरह की कोई फिगर मुझे कभी भी व्यवहारिक बात नहीं लगती थी। और हो सकता है बीजेपी ने वो बात कहीं भी अपने काडर को और अपने नेताओं को उत्साहित करने के लिए हो, लेकिन मीडिया ने उसको ऐसे पकड़ा जैसे उसको वहां तक पहुंचाने का काम उनका है। और वो सिर्फ बात चुनाव प्रचार के दौरान तक समाप्त नहीं हुई, वो एग्जिट पोल्स का जो एक क्या कहूँ नंगा नाच जो हुआ वो सबके सामने था। 11 एग्जिट पोल और सारे के सारे सबकी फिगर्स ऐसी थी जैसे इकट्ठे बात करके बताने लग रहे हो। मैंने तो अपने वीडियो में कहीं भी थे ऐसे लग रहा जैसे एपिसोड पहले तैयार कर लिए रिलीज कर दिया। बिल्कुल, मतलब 350 से नीचे नहीं और ऊपर वाली फिगर 415। तो इस तरह का था। तो मुझे इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं थी। और ख़ास तौर पे यूपी का जब चुनाव होना शुरू हुआ और ख़ास तौर पे जब 3 फेज़ उसके ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद यूपी से जिस तरह की एक सुगबुगाहट सी एक आनी शुरू हुई, उससे मुझे शक हो गया था कि वो कई जो सोशल मीडिया पे जो कह रहे थे कि कहीं आंकड़ा 220-30 पे ना अटक जाए, मुझे उस पे मेरा मन उस पर जचना शुरू हो गया था। वो ठीक है कि उनको उड़ीसा ने बचा लिया, नहीं तो फिगर वही आती 220 के आसपास, 220 और 30 का आंकड़ा था, वहाँ आ जाता। उड़ीसा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई जिस वजह से 240 तक पहुँच गए। अच्छा, जैसे टिकट का था भाई, एक लड़ाई आपकी टिकट की थी, तो आपको लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे टिकट ना मिले? कोई था ऐसा? क्योंकि ओबियसली आपको ये आप दावेदार तो थे ही भाई, आप बीजेपी की छोड़ के आए थे। नहीं, मेरे को देखिए अब ये बात कहते हुए अटपटी लगती है कि मैं इकलौता बीजेपी का सांसद था जो बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस में गया था सांसद रहते हुए। और ऐसा उस दौर में जब कोई ब्लॉक समिति का अध्यक्ष भी नहीं जा रहा था। और ऐसा नहीं था कि मेरे को टिकट नहीं मिल रही थी मैं इसलिए गया था, क्योंकि मेरा कांग्रेस से जो संपर्क था वो उससे 6 महीने पहले होना शुरू हो गया। अच्छा। वो ठीक है कि मैं उनके सिस्टम में उस तरह से नहीं घुसा था, क्योंकि मेरी बात सिर्फ 2-3 लोगों से ही थी। और दूसरा ये कि मैं प्रदेश की जो कांग्रेस की राजनीति थी उसके माध्यम से नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को इससे दूर रखना चाह रहा था। तो मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर, ये आप मेरी क्या कहें, मैं बेवकूफ़ी शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अपरिपक्वता थी राजनीतिक तौर पे कि मुझे ये नहीं पता था कि राजनीति में हर चीज़ को बिल्कुल खुले में परोस के आपको बात करनी चाहिए और उसके बाद ही उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो एक बड़े साधारण तरीके से इस चीज़ को मान के बैठा था कि जिस तरह से मैं पार्टी में आ रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा स्वाभाविक सा लगता था कि कोई उसमें आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन फिर वही है, वो प्रदेश की राजनीति जो है वो उसमें बिल्कुल मुखर होगी और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। तो एक जोल्ट सा तो एक महसूस तो करता ही है बंदा कि यार अब तो चुनाव लड़ने की महसूस सिर्फ मुझे इसलिए हुआ कि मैं बिना किसी शर्त के अपनी मर्जी से एक ऐसे समय में जब इसकी कोई कल्पना नहीं करता, और मैं सिर्फ इसलिए कि चाहे लोग उस पर विश्वास करें या ना करें, मेरा बीजेपी छोड़ने का जो कारण था वो सिर्फ ये था कि मैं वहाँ वैचारिक तौर पे नहीं उनके साथ तालमेल बिठा सकता। मज़ा नहीं आ रहा था। 5 साल में नहीं कर पाया वो। मैंने कोशिश भी खैर नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि इनके साथ मेरा तालमेल बैठ भी नहीं सकता। तो वैसी स्थिति में जब आप छोड़ के आते हैं एक बिल्कुल साफ मन के साथ,
और उसके बाद आपको पार्टी में आते ही झटका लग जाए, हाँ। तो एक बार तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि शायद मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ हुई है एक राजनीतिक तौर पे, कि एक सबक है जो मुझे सीखना पड़ा इससे, और शायद मेरे को आने वाले समय में इसका फ़ायदा ही होगा। जब जैसे अब लोकसभा चुनाव तो निपट ही चुके हैं, तो आपने जो जिन नेताओं के भरोसे पे आपने अपनी सांसद पद को छोड़ के आप इधर आए, उनको अपना बताया है अब भी, या अभी भी आप उस मामले में पीछे हो? नहीं, बोल उन पाए? सबको पता है, मेरी बात भी हुई है। हाँ, कि बता तो दो भाई। हाँ, वो ठीक है कि वो इलेक्शन में उलझ रहे हैं अब तक, तो ऐसा नहीं था कि कोई, लेकिन मैं संपर्क में रहा और उन सबको पता है। उसके कारण भी बताते हैं कि इस वजह से या इस वजह से, जो कन्विंसिंग नहीं है। और अभी वो बात प्रूव भी होगी कि जयप्रकाश जी मान लो हार जाते चुनाव, तो ये था भाई, तो अच्छा भला ब्रजेंद्र जी की टिकट काटी, ये वो बातें। अब तो जयप्रकाश जी भी जीत गए। नहीं, चलो वो तो ठीक है, मतलब जो जीता वो सिकंदर वाली बात है, लेकिन मैं उसको उस नज़र से नहीं देखता। मैं कांग्रेस में आया हूँ, अगले मेरे 20-25 साल राजनीति के जितने हैं, सार्वजनिक जीवन के हैं, मैं उसमें रहने के लिए आया हूँ। अच्छा। मैं इस हिसाब से नहीं आया कि मैं कोई संभावना देख के आया था, कि हालांकि देखनी चाहिए। जिस समय आप आए थे उसमें कोई संभावना ज़्यादा थी भी नहीं, वैसे ऐसा कोई माहौल नहीं था कांग्रेस का। हाँ, लोगों को लगता था नहीं है, खास तौर पे जो 3 प्रदेशों के चुनाव जो हुए थे असेंबली के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, उसके बाद तो हरियाणा भी पूरे देश वाली भाषा बोलना शुरू हो गया था कि ये तो 10 की 10 आएंगी या 9 आएंगी, इस तरह की बात शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने जैसे कहा, मैं राजनीतिक संभावना के हिसाब से नहीं जा रहा था, मैं तो सिर्फ इस हिसाब से जा रहा था कि यदि मुझे राजनीति में रहना है, और एक तो माहौल मेरे लिए ऐसा होना चाहिए जहाँ मैं उसमें ढल पाऊँ, उसमें मैं अपने आप को सहज महसूस करूं। और स्वाभाविक सी चीज़ है, कांग्रेस परिवार रहा है हमारा, मतलब पिछले 6 दशकों से, तो एक हिसाब से नेचुरल होम था, तो उस नाते आया था मैं। हाँ, ये था कि जैसे मैंने पहले कहा कि आते ही मेरे को क्या अंग्रेजी में कहते हैं वेकअप कॉल मिलेगी। वो मुझे अंदेशा नहीं था। कांग्रेस की पाठशाला थोड़ी अलग किस्म की पाठशाला है बीजेपी से ना, पुरानी पार्टी है। नहीं, बीजेपी की पाठशाला में तो यही नहीं पता लगता ना पाठ पढ़ाया क्या जा रहा है, यहाँ कम से कम पता तो लग जाता है वो कह रहा है। तो आपने कोई एक इनके कोई कोर्सेज होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कोई लिया आपने? किस चीज़ का? वो ये आरएसएस वालों ना की? मैं कभी, मैं इच्छा नहीं इधर जाने की? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कभी ये मतलब कब लगने लगा था आपको कि इनके साथ पार नहीं पड़नी है, मतलब सांसद बनने के बाद? मैं आपको शुरुआत से शुरू करता हूँ। राजनीति में आना मेरे लिए एक हिसाब से आप कह सकते हैं नियति थी। मेरे को हमेशा से था जाना है। वो एक सफ़र लंबा हो गया, मैं सरकारी नौकरी में आ गया और 21 साल निकल गए उस चक्कर में। तो जब मेरे पिताजी ने पूछा पहली बार, 2018 के अंत की बात है ये, कि भाई ऐसे ऐसे है और अगर तू इच्छुक हो तो बता, तो उस समय सिर्फ इसलिए कि मुझे एक मौका मिल रहा था, मैं उस चीज़ को भूल गया कि विचारधारा क्या है और किस तरह से पार्टी में काम होगा नहीं होगा। तो मैं, क्योंकि मुझसे पूछा और मैंने हाँ भर दी, और वो इलेक्शन ऐसा था कि मोदी जी की हवा थी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इतना हावी था कि उसमें हम सारे के सारे बहुत बड़े मत से हम जीत गए। तो उस नाते आप कह सकते हो चलो फैसला ठीक था, शुरुआत आपकी एमपी बन के होगी। लेकिन मेरे को बहुत जल्दी बीजेपी में समझ में आ गया था कि ये तो गड़बड़ हो गई। अलग दुनिया के लोग हैं। अलग दुनिया के लोग नहीं, अलग दुनिया की बात नहीं, मतलब हमारी सारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है या शिक्षा दीक्षा जो रही है वो एक तरह की रही है। तो उसमें जब शुरुआत में ही जब 370 का और 35A के मुद्दे पे जब वो बिल लाया गया, क्योंकि वो तो शुरू में ही आ गया था, हम मई में सांसद बने थे और वो जुलाई में आ गया था, जुलाई अगस्त में। तो उस पे जो भाषण हुए ना, खासतौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से, उसने मेरे को अंदर से हिलाया। वो 370-35A वाली बात नहीं, वो तो चलो एक अलग चीज़ है भाषणों में, लेकिन वो जो भाषण थे, जिस प्रकार से आपके शीर्ष नेतृत्व को
जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, आपके देश को आज़ादी के बाद इकट्ठा रहे ये देश और तरक्की के रास्ते पे चले, विखंडन ना हो किसी तरह का, जो कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह हुआ, उनको किस तरह से तिरस्कृत किया गया, मेरा मन वहाँ पे बिल्कुल डगमगाना शुरू हो गया था। लेकिन वही बात है, राजनीति में कोई औचक निर्णय लेने वाली बात तो जो सबसे जिक्र नहीं करा, मन में जो चल रहा था उसको कभी कर पे करता था, वो समझते भी थे क्योंकि वो भी थे तो उसी सोच के। लेकिन फिर भी वो क्योंकि बहुत कड़े हुए राजनेता हैं, तो पक जाता है। हाँ, तो वो एक चीज़ हमेशा ज़रूर कहते हैं कि राजनीति में सारे फैसले जो हैं वो दिल की सुन के नहीं करे जाते, इसमें अकल ज़रूर लगानी पड़ती है। नहीं तो पता लगा एक दिन आप कहीं के भी नहीं रहोगे अगर रोज़ रोज़ आप कोई इस तरह के औचक निर्णय लेते रहो। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई थी और उसके बाद फिर वो लगातार, उसके बाद तो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं पूरे 4 साल तक जो चलते रहे। चाहे फिर वो आपका मेन उसमें किसान आंदोलन था, फिर अब अग्निवीर वाला ऐसा मुद्दा था जिसमें मेरे को तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद इसलिए लगती थी कि मैं डिफेंस कमेटी में था। अच्छा। मैं 5 साल डिफेंस कमेटी में रहा हूँ और धर्मेंद्र जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि अग्निवीर की योजना डिफेंस कमेटी के सामने कभी उसकी प्रेजेंटेशन तक नहीं की गई। अच्छा। हाँ, जबकि मुझे पता लगा जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है, जो जिसको मिनिस्टर हेड करता है, स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्टर नहीं होता, सिर्फ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री होती है, तो राजनाथ सिंह जी ने अपनी कंसल्टेटिव कमेटी में एमपीज के लिए प्रेजेंटेशन करवाई, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें कभी उसकी प्रेजेंटेशन तक नहीं हुई। और मुझे ज़रूर ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ ये सोचने में, कि किसान आंदोलन से जो सरकार दुखी थी या नाराज़गी जो थी, मुझे लगता है अग्निवीर उसकी देन, मतलब उसका उस पूरे इलाके को जहाँ से किसान और जवान आता है, दोनों का बिल्कुल सबक सिखाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो आपके हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान जो उसके ऊपर पड़ा है। डिफेंस कमेटी की मीटिंग में तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी आते थे। बिल्कुल आते थे, है ना? हाँ। रखते थे वो अपने विचार उसमें। बिल्कुल रखते थे और बड़ी मजबूती से रखते थे। खैर, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें। ऑन रिकॉर्ड होती हैं, बट वो पब्लिक के लिए नहीं होती। अच्छा। पब्लिक के लिए सिर्फ जो रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में टेबल होती है वो होती है। और ये इसकी खूबसूरती भी यही है, और ये आप कह सकते हैं रेलेवेंट भी अब तक इसीलिए ही हैं क्योंकि नॉन पार्टिजान है या बाई पार्टिजान कह लीजिए, कि उसमें अंदर जब आप हैं तो कोई एमपी हैं बस। हाँ, एमपी आप अपना विचार खुल के रख सकते हैं, और बाहर क्योंकि उसको नहीं, उसके बारे में चर्चा होती है या प्रेस को आप एड्रेस नहीं करते या चेयरमैन भी नहीं करते, तो इसलिए उसकी एक जो मर्यादा है वो बनी हुई। तो अग्निवीर तो ये अभी कह रहे हैं कि उस पर पुनर्विचार होगा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, मैंडेट तो कह रहा है कि करो, मैंडेट तो कह रहा है, उनके जो एलाइज हैं कुछ वो भी कह रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी के अंदर भी ये विचार ज़रूर होगा कि करना चाहिए। लेकिन वो अब इस पे निर्भर करता है कि उनकी जो बड़ी सोच है एक पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के नाते डिफेंस फोर्सेस के बारे में, वो है क्या। क्योंकि अग्निवीर में मैं उसको जिस तरह से देखता हूँ, एक लंबे समय पर जब आप उसको देखेंगे आज से 15-20 साल बाद, तो आपको एक वो मर्सनरी फोर्स नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ आपको 4 साल के लिए कैश पे आपको एम्प्लॉय किया गया है, और वो 4 साल ख़त्म करने के बाद आप घर जाइए। एक प्राइड जो होता था ना वर्दी का, प्राइड तब आती है जब आपने इंस्टीट्यूशन को अपना समय दिया हो। 4 साल तो कोई समय ही नहीं है। 4 साल का मतलब तो 2 पोस्टिंग और ख़त्म, उसके बाद घर आ जाएंगे। सिर्फ 1/4 होंगे उनमें से जिनको रेगुलर कमीशन मिलेगा। तो मैंने तो लास्ट स्पीच जो मेरी थी पार्लियामेंट की फरवरी के महीने में, उसमें मैंने सरकार से उस समय भी अपनी स्पीच में निवेदन किया था कि जो ये अनुपात है अग्निवीर में जो आप लेंगे जवानों को, और उसके बाद जो रेगुलर काडर में वो जो जाएंगे, उस अनुपात को बढ़ाने बारे ज़रूर विचार करें। तो लेकिन जैसे मैंने कहा, वो फ़ौज की या सुरक्षा की
बड़ी योजना किस रूप में देखते हैं वो उस पर भी बहुत निर्भर करेगा, सिर्फ राजनीतिक परिणाम से नहीं। अच्छा चलो एक बार फिर से हरियाणा की तरफ लौटते हैं। बिल्कुल। आप जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो पार्टी ज्वाइन करने के समय पे बहुत सारे लोग आए, मतलब आप तो अकेले कराए, बाद में चोई साहब और सब कांग्रेस के ऑलमोस्ट हर नेता आया, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए और उनसे पहले आप उनके घर भी गए। तो जो लोग कह रहे हैं कि टिकट आपकी कटने में हुड्डा परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या आप इसको मानते हैं, इस बात को? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि मेरे को मेरी टिकट काटी गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक रूटीन का प्रोसेस था, उसमें पैनल में नाम गए हुए थे और उस नाते वो चीज़ ना हुई हो। मैं सिटिंग एमपी था, बीजेपी छोड़ के आया था, एक अजम्पशन थी कि हो जाएगा। तो ज़रूर किसी ना किसी ने तो कोशिश की है, अदरवाइज तो उसमें, लेकिन उसके बारे में मैं सोचता नहीं, क्योंकि राजनीति ये है। अच्छा, हर आदमी अपने अब हिसाब से। आप भी सीखेंगे ये काटना कटवाना, ये जो मैंने कहा कि मैं ये इस तरह के खेल में पढ़ना तो नहीं चाहता था। हाँ। लेकिन अगर राजनीतिक जीवन इसी को कहते हैं तो अब रहना तो यही है, तो ये भी सीख लेते हैं। तो माछा माड़ा जैसा भी है। लेकिन मेरी अब उम्र इतनी हो चुकी है, या मेरा टेम्परामेंट वो हो चुका है कि मैं इस तरह का काम कर नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी खुद की व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी तो होनी चाहिए ना, एक विशेष तरह की। वो है पिछले नहीं। 5 जो साल हैं जी, पिछले 5 साल में जो उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत चर्चा में रही। उसके कारण ये थे कि एक तो वहाँ पे चोई साहब थे, एक फिर दुष्यंत चौटाला थे, और दोनों ने पूरे माहौल को गर्म रखा। और ये 2024 आते आते तो आप इधर कांग्रेस में आए, उधर से वो बीजेपी से बाहर गए, और अब ऑलमोस्ट उचाना ना बहुत शांत है, अभी तूफान से पहले वाली शांति है ये। तो दुष्यंत चौटाला का तो अभी जिस तरीके का आधार है, क्या आपको लगता है कि उचाना उनके लिए अभी सेफ ग्राउंड है, या फिर आपको तो और जगह भी, आप तो आपके लिए तो है ही वो एकमात्र जगह? नहीं, मुझे अभी भी ये हैरानी है कि आप दुष्यंत के बारे में हरियाणा में संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स उनकी 1,12,000 वोट आई है 90 हल्के मिला के। राजस्थान में तो फिर भी 72,000 आई थी 18 में। कल किसी ने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, एक गांव में वो जीते भी। वो जीते हैं, फतेहाबाद का गांव है शायद, एक गांव में कहीं जीते हैं। तो देखिए, दुष्यंत आज के दिन, या जेजेपी आज के दिन हरियाणा की राजनीति में अपनी सार्थकता या उनकी प्रासंगिकता जो है वो खो चुके हैं। तो उनको तो जो भी कुछ अब करना है अगले कुछ सालों के बाद नए सिरे से कुछ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि और ये ना किसी का किया हुआ नहीं है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। उन्होंने राजनीति को इतना छोटा मान लिया और अपने परिवार की पकड़ को इतना मजबूत मान लिया कि हम इन लोगों के साथ जब कुछ ही करते रहें, इनके साथ हम किसी प्रकार का राजनीतिक धोखा करते रहें, राजनीतिक तौर पे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते रहें, फिर भी हमको वोट देंगे। तो ये मान्यता थी, और शायद इसलिए क्योंकि 4 पीढ़ियाँ हो गई थी, एक बड़ा मजबूत संगठन था, बड़ी मजबूत पार्टी थी, हरियाणा में बड़ी पैंठ थी, और एक समय पर तो राष्ट्रीय स्तर पर भी चौधरी देवीलाल बहुत गिनती के शुरू के 3-4 नेताओं में थे। तो लेकिन उसको किस प्रकार से आप एक पल में खो सकते हो, ये केस स्टडी है जेजेपी वाली, कि लोगों ने किस तरह से उनको सर माथे पे चढ़ाया, और लोगों ने नहीं गिराया, उन्होंने किस प्रकार से उन लोगों के साथ विश्वासघात किया और एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां वो हैं। मेरे से भी किसी ने पूछा था जी वो हाशिए पे, मैंने कहा मैं तो पहले सोचता था हाशिए पे चले जाएंगे, अब तो वो हाशिए से भी नीचे उतर गए, अब तो कोई बचे ही नहीं। और आपका और सतीश त्यागी जी का कार्यक्रम मैंने एक देखा था, आपने बहुत अच्छा उसमें शब्द इस्तेमाल किया था, लोक निंदा। वो शब्द मैंने उस तरह से पहली बार सुना था, और मैं उसको समझने की कोशिश की कि ये लोक निंदा है क्या। और वो बिल्कुल सही बात है, लोक निंदा का यदि आदमी पात्र बन जाए तो उसके लिए सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक तो छोड़िए, सार्वजनिक जीवन में भी उभरना बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत मुश्किल।
तो आप सर, मैं जितना आपको समझता हूँ, मतलब हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, मतलब उस तरह के नेता तो आप कभी, मुझे नहीं लगता, डेवलप हो सकते हो कि उसका झूठ बोल दिया, उसने वो कर दिया, उसकी टिकट हटवा दी, उसका ये, मतलब आपके बस की बात तो है नहीं। टिकट वगैरह दिलवाना, आपके साथी जो हैं या जिनका आप में कॉन्फिडेंस है या आप जिनमें कॉन्फिडेंस रखते हो, वो एक अलग चीज़ है। वो तो एक राजनीति का जो एक पार्टी के अंदर का एक गिव एंड टेक जो है वो तो चलता रहता है। झूठ बोलनी मेरे को आती नहीं। फंस जाते जो ना बोलने वाले की एक समस्या और है, वो बोलता पकड़ा जाते हैं। हाँ, इसीलिए मैं कोशिश भी नहीं करता। मैं कोशिश भी नहीं करता, और मैं मानता भी नहीं कि झूठ बोल के आप कहीं लंबा चौड़ा जा सकते हो। आपको क्षणिक फायदा शायद पर कहते हैं राजनीति की मतलब सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है ये कि आपको लोगों को बहुत गोली देने आना चाहिए। नहीं, दो चीज़ें हैं, झूठ बोलना एक ये है कि जब लोगों की बात करें कि वो आप में इंटरेस्टेड रहें, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ झूठ से हो सके। वक्त पड़ने पे दुश्मन को दोस्त बनाना आना चाहिए। वो तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोजर। तो नहीं तो फिर वही है इको चैम्बर, आपको अपने जैसी बात सुनती रहती हैं और आपको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे बढ़िया हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो ठीक है, अब देखिए, राजनीति हो या जीवन की कोई भी चीज़ हो, वो उसमें कोई एक फैक्टर या एक तरह का व्यक्तित्व जो है उसी से उसका निर्धारण हो, ऐसा नहीं होता। कौन सी चीज़ किस समय में प्रासंगिक हो, इसका किसी को कुछ नहीं पता लगता। अब ईमानदारी है, वो सबसे बड़ा वर्चू है, लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जो उस ईमानदारी के चलते एक स्तर के ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि उनसे वो जोड़ तोड़ या वो जिसको आप झूठ की संज्ञा दो, वो शायद नहीं बोल पाए या नहीं कर पाए, तो उस वजह से उससे चूक गए। बहुत से लोग हैं इस तरह के, बहुत से ऐसे भी हैं शायद वो कहीं तक पहुंच गए हों। लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि जब मैं सुबह उठ के जब अपनी दाढ़ी बना के अपने आप को मैं शीशे में देखता हूँ, तो मेरे को अपने आप को देखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। वो जब तक है मैं खुश हूँ। तो फिर तो कुछ लोग बिना शीशे की दाढ़ी बनाते होंगे इस हिसाब से। तो नहीं, कुछ लोग दूर तो हो जाते हैं, उनका सेकंड नेचर हो जाता है, या फिर देख के मुस्कुराते हैं, देख कितना जबरदस्त आदमी है इतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप इस चुनाव में बहुत पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, क्या कारण थे? नहीं, देखिए, मैं शैलजा जी के चुनाव क्षेत्र में गया। अच्छा, गए हो आप? हाँ, सिरसा? मैं खास तौर पे जो नरवाना वाला इलाका है उसमें मैं करीब 10-11 गांव में होके आया। इसी तरह से 2 कार्यक्रम मैंने इधर कलायत कैथल साइड में भी किए। लेकिन अन्यथा एक हमने वर्कर्स की मीटिंग करी थी उचाना में, जिसमें जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जयप्रकाश जी, वो आए थे, और मेरे पिताजी तो खैर बहुत जगह गए थे। कुरुक्षेत्र वाली लोकसभा में भी गए थे, सिरसा वाली में भी गए थे, और आपके सोनीपत वाली में भी गए थे। तो हाँ, लेकिन सक्रियता उतनी नहीं जितनी एक साधारण तौर पे होनी चाहिए। हाँ, और उसका कारण ये भी है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पूछेंगे तभी तो सक्रिय हो गए, कोई बुलाएगा तो जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही है ये। जैसे अब किरण चौधरी के यहाँ से धर्मवीर जी जीत के तो शाम से, तो एक उचाना में भी ऐसा सोचा जा रहा था कि कहीं ऐसा चौधरी साहब है ना के ऊपर ये आरोप लग जाए और ये कांग्रेस का कैंडिडेट उचाना से हार जाए। लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट तो वहाँ से जीता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कुछ। वो ना वो स्थिति है, डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट। करो तो भी मरो, ना करो तो भी मरो। आपको आपकी जिनने बुराई करनी है। जीत जाएंगे तो ये कहेंगे देखो मेहनत इनके सहारे के बिना भी जीत गए। हार गए होते तो कहते देखो इन नरवा दिए। तो उस चीज़ में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। ये एक बड़ा टिपिकल चुनाव था जिसमें संगठन की जो कमी थी, उसके बावजूद भी लोगों में ये था कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट देनी है।
शुरू और से। और बहुत समाज में बहुत बड़े तबके में ये चीज़ क्योंकि जीत तो वो ऐसी ऐसी जगहों पे भी गए जहाँ पे संभावना ही नहीं थी बिल्कुल, जीतने की। ये तो इसका मतलब लोग वोट दे रहे थे और कांग्रेस को। ख़ास तौर पे उचाना वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ ये चीज़ पहले दिन से बिल्कुल खड़ी सबको दिखती थी कि बहुत बड़ी जीत आएगी यहाँ पे। आप उसका ठीक है उसका आकलन कर सकते हो, कोई कहे 20,000 से जीतते, कोई कहे 45,000 से जीतते, लेकिन वो रेंज है। बड़ी जीत थी इसके बारे में तो किसी को कोई कभी शक ही नहीं था। तो मैं उसको उचाना को जो आप यदि एक दो और कॉन्स्टिट्यूंसी भिवानी वालियों से तुलना करें तो वो तुलना थोड़ी ठीक नहीं है। हिसार में उचाना, नारनौंद और उकलाना, इन तीन में बड़ी जीत होगी कांग्रेस की, इसके बारे में कभी कोई सवाल या निशान संदेह ही नहीं था, कभी संदेह नहीं था। जबकि वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ था, जिसकी वजह से ये शंका बनी थी कि ये जो जीत इतनी एक्सपेक्ट करी जा रही थी वो बनेगी भी या नहीं, क्योंकि वोट कम डला। लेकिन जब गिनती हुई तो जिन वो जो बीजेपी विरोध की जो वोट थी वो पूरी तन्मयता से लोगों ने सेवा कर रखी थी, बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे एक शहर है चंडीगढ़, एक शहर है दिल्ली, तो इनमें बेसिक फ़र्क क्या आपने देखा? क्योंकि आपने नौकरी भी चंडीगढ़ भी करनी पड़ी, सारे काम हैं, दिल्ली भी रहना पड़ा। मेरा एक युवा साथी है अपना आदित्य सांगवान, उसने भी मेरा इंटरव्यू किया था साल एक पहले, और उसकी वो जो रील बनाते हैं ना 1-1 मिनट, वो काफ़ी फेमस, वो बड़ी फेमस यही थी, वो यही थे चंडीगढ़ के बारे में जो मेरी टिप्पणी थी। नहीं, देखिए, चंडीगढ़ और दिल्ली की कोई तुलना नहीं है। वो इसी तरह से है जैसे रोहतक और चंडीगढ़ की कोई तुलना नहीं है, और अलग अलग स्तर के शहर हैं। मैं भी रोहिणी गया था कुछ समय पहले। अब रोहिणी जो है या द्वारका जो है, अकेली द्वारका चंडीगढ़ से बड़ी है। द्वारका नगरी हुआ द्वारका नहीं, दिल्ली वाली द्वारका कॉलोनी जो है वो चंडीगढ़ से बड़ी है। तो दिल्ली 2 करोड़ का शहर है, चंडीगढ़ मेरे ख्याल से अभी भी शायद 11.5-12 लाख की आबादी होगी। तो उस नाते दोनों में तुलना करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब सिर्फ यदि रहने की बात करे आदमी, प्रोफेशनली नहीं, अच्छी वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो तो चंडीगढ़ शायद देश में सबसे बेहतर शहरों में है। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति वहाँ हो सकती है, वो नहीं है। चंडीगढ़ में आपको वो जीवन जो आप जीना चाहते हो उसके लिए आप कामयाब हो जाओ, उसके बाद आप वहाँ जाके सेटल हो जाओ एक अच्छे साफ सुथरी ज़िंदगी के लिए, वो उस नाते ठीक है। लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है। एक्चुअली ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि इस आप अगले सवाल से रिलेवेंसी है इसकी। राजनीति पे आ रहे हो। हाँ, कि अब दिल्ली रह रहे थे और आपने दिल्ली ने छोड़ा 84 से, पर अब आपकी जो लड़ाई है वो चंडीगढ़ पहुंचने की है। अगर राजनीति में आपको सर्वाइव करना है तो सबको पता है कि आप अगला विधानसभा चुनाव उचाना से आपको लड़ना पड़ेगा। तो वो जो चंडीगढ़ पहुंचने की लड़ाई है वो कितनी का आप उसको कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी सुना है जो आपने अपने जींद का जो घर है उसको आप तैयार करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आप जींद रहना शुरू करेंगे। हाँ, दिल्ली छोड़ने का तो ऑलमोस्ट हाँ, बस अब ये क्योंकि यहाँ पे मेरी क्योंकि परिवार है, बच्चे, इनकी पढ़ाई चल रही है अभी, तो एक बार इनको यहाँ सेटल कर दूँ अगले 10-15 दिन में, तो उसके बाद मैं जींद में, मेरे पिताजी ने घर बनाया था सन 83-84 में, और ये भी अजीब संयोग है कि उस घर में हम कभी नहीं रहे। सिर्फ 1-2 बार इलेक्शन की गिनती के दौरान नहीं होता जैसे रह गए या उस तरह से कभी चले गए, लेकिन वो घर में रहने का सुख कभी नसीब में नहीं रहा। तो अब मैं ज़रूर वहाँ उस घर का एक जो हिस्सा है दफ्तर और थोड़ा रहने के हिसाब से वहाँ मैं शुरू करूँगा। और तो देखो, आप जो चंडीगढ़ और दिल्ली की बात कर रहे थे, मैंने उसमें रोहतक भी जोड़ा। मुझे बहुत खुशी है आपने उसमें उचाना भी जोड़ा। चाहे चंडीगढ़ जाना हो चाहे दिल्ली जाना हो, निकलना आपको नीचे से पड़ता है। बिल्कुल जी, ठीक है। मेरी शुरुआत ऊपर ऊपर हो गई थी, तो उसमें आप एक कह लो सुख की राजनीति हो जाती है। आप राजनीति से कड़ के नहीं आते। सिर्फ आप ये कि आप एक नौकरशाह रहे, सीनियर थे, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि है राजनीति की,
पिताजी बहुत बड़े नेता हैं, तो उस नाते एक एंट्री हो जाती है। और दूसरा भी मौका मिल गया होता तो ये चीज़ बिल्कुल ही दिमाग से निकल जाती, खत्म ही हो जाती है तो, कि नीचे जाके मेहनत भी और 10 साल का अंतराल बड़ा लंबा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था, बल्कि जब ये टिकट वाला प्रकरण हुआ उसके बाद हमने अपनी एक साथियों की मीटिंग करी थी जींद में। मैंने बल्कि शुरुआत ही इस चीज़ से की थी कि शायद मेरे लिए इसमें भलाई है कि मेरे को ये मौका नहीं मिला, क्योंकि ये वाला मौका भी ऐसा ही था। 2019 जितना प्रबल तो नहीं, लेकिन वैसा वैसा ही था, जीत निश्चित थी। तो फिर बिल्कुल भ्रम हो जाता है आदमी को। तो अच्छा है मेरे लिए एक, हाँ, लेकिन हाँ, चाहे चंडीगढ़ पहुंचना है या दिल्ली पहुंचना है, शुरुआत तो उचाना जैसे किसी जगह से ही होती है। बिल्कुल जी, करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। और पॉलिटिकल माइलेज भी आपको एक हद तक ही मिलता है। प्रूव तो आपको खुद को ही करना बिल्कुल, पड़ता है। इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बिचौली साहब का नाम लेके एक चुनाव तो जीता जा सकता है सर, सारे नहीं जीते जा सकते। ये हर क्षेत्र पे लागू है, क्योंकि एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है कि आपके परिवार में जो चीज़ है आप नॉर्मली उसी में फर्स्ट प्रेफरेंस आदमी की वही रहती है। तो ये जो परिवारवाद शब्द जो है ये हर चीज़ पे लागू है। आप आम तौर पे देखोगे मास्टर का बेटा मास्टर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लेकिन और तो और एक्टर का बेटा एक्टर बनता है। पहली पिक्चर तो मिलेगी, हाँ, बाद में, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर वो दूसरी तीसरी, हाँ, ये तो अभिषेक बच्चन इसका उदाहरण पिटनी शुरू हो जाती है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा कि शायद मेरे लिए ये अच्छा हुआ, सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, कड़ के आना पड़ेगा। तो गांव वाम तो सारे देखे ही हुए सारे आपके, देखे, तो है सारे ना, देखे। ऑलमोस्ट, मतलब हर जगह गए हो आप। हाँ हाँ, नहीं उस नाते तो देखो, मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था, लेकिन राजनीतिक परिवार में होने का होता क्या है कि जब चुनाव आता है उस समय तो आप जाते ही हो। तो और ख़ास तौर पे एक 1996 का चुनाव था, जब मेरे पिताजी वगैरह कांग्रेस तिवाड़ी बना ली थी, और उसका चुनाव निशान क्या था? पुष्प अर्पित करती महिला। पुष्प अर्पित करती महिला। अब हरियाणा के गांव के लोगों को पुष्प अर्पित करती महिला समझाना कितना मुश्किल काम है, आप ये सोच सकते हो। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी ने प्रचार और भी बहुत जगह करना था, प्रदेश में नई पार्टी बनी थी, तो वो पहला मौका था जब मैं उचाना के करीब आधे गांव, मैंने उस समय में 1996, जबकि उस समय तो मैं पढ़ रहा था। जीत गए थे वो चुनाव? हाँ, जीत गए थे अपने। मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था, और दिलचस्प चीज़ ये होती थी कितने लोग, खास तौर पर महिलाएं ऐसी मिलती थी। मैंने कहा जी वोट मांगने आए हैं, किसकी? बरिंदर की। सौदाए बरिंदर की, दी हाथ पर लाओगे। अच्छा। तो फिर उनको कहना पड़ता था जी इस बार हाथ नहीं है, पुष्प अर्पित करती महिला है। तो वो मेरा पहला, उस समय वो थे निशान, बैलेट से होते थे। हाँ, बैलेट वाले थे। तो वो चुनाव था जब मैं पहली बार उस नाते उस तरह से घूमा था। लेकिन फिर मैं नौकरी में चला गया, तो उसके बाद तो वो आप नैतिक तौर पे भी और सरकारी तौर पे पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, और मैंने वैसे भी नौकरी में रहते कभी राजनीति ध्यान नहीं दिया इधर, ध्यान भी नहीं दिया, और मैंने एंटरटेन भी नहीं की, और किसी को ये गलतफहमी भी नहीं होने दी कि मेरे को वो राजनेता के बच्चे के रूप में ट्रीट करें। तो मेरे को बल्कि बड़ी तकलीफ रहती थी इस बात की कि कई लोग तो करते थे, बिल्कुल करते थे। मैं डीसी फरीदाबाद था, तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे पास जो व्यक्ति आता था वो कहता था काम तहसील का था, तो मेरा स्वाभाविक सा सवाल होता था तहसीलदार से मिल लिए? अब जी तहसीलदार साहब तो यूँ नहीं मिलते। मैंने कहा अच्छा, तहसीलदार तो साहब हो गया और मैं डीसी में मैं पजूला हो गया। ऐसा चुटकुला भी सुनाया था मैंने, बहुत फेमस हुआ। अच्छा। हाँ, वो डीसी वाला जी, तो पोपला सा हमारे असली डीसी तो लगी हो ये, हमारा तो नहीं था। ठीक बात। तो वहाँ आप मराठी डीसी बने रहे हो आप तो? नहीं, ये मेरे साथ तो ये हुई है। कई बार होती थी ये, क्योंकि लोग अपनेपन के नाते आते थे, वो मान के आते थे कि भाई इसके पिताजी से हमारा बड़ा पुराना संबंध रहा है। और क्या करोगे उसमें तो आपको, तो वो, लेकिन हाँ ठीक है, वो अब नाम मिलोगे तो चोई साहब का फोन आ जाएगा। बस उसमें तो ना, उनके मेरे पास बहुत कम फोन आए। अच्छा। उस नाते उन्होंने मुझे कभी, और उस नाते मैं कहूँगा वैसे उनके पास अकेले एक आप ही थोड़ी आईएएस थे, उनके खुद की वो बिल्कुल ठीक है, उनका दायरा बहुत बड़ा। नहीं, दूसरा मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि मेरे को मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से नौकरी के टाइम किसी की भी सरकार रही हो,
मेरे पास नाजायज़ फ़ोन नहीं आए, तंग नहीं करता था? ना, कोई नहीं। उनको शायद पता भी था कि करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को उस दृष्टि से देखता हूँ कि जहाँ से मैं आ रहा था उसका लोग एक सम्मान करते थे और एक हद से आगे नहीं जाते थे। और मेरे को इसका सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिला, उसको मैं मानता हूँ, गिफ्ट मानता हूँ मैं बिल्कुल उसको। मैं डीसी फरीदाबाद था, उस नाते मैं रिटर्निंग अफसर था जो 2009 का लोकसभा का चुनाव था। मुझे नहीं लगता पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण होगा कि एक रिटर्निंग अफसर जिसका पिता प्रदेश की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हो या मंत्री हो कोई भी, और उसने पूरा इलेक्शन किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको बदला ना हो। हाँ, और उसके खिलाफ कंप्लेंट ना हुई हो कि जी बदलो इसने तो है? कंप्लेंट हुई थी। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात है ये भी, वो कंप्लेंट फरीदाबाद से उसकी उत्पत्ति नहीं थी। अच्छा। वो कंप्लेंट कहीं करनाल से किसी ने लिखी थी। अच्छा। और वो कंप्लेंट घूमती घूमती फिर प्रदेश पे आई। करनाल का नाम नहीं लिया ना आपने? उससे पहले मुझे लग रहा था रोहतक से भी होगी। करनाल से। और पहली कंप्लेंट में इसने लिखा कि जी इससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रखी जा सकती क्योंकि इसके पिताजी तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसको फिर किसी ने बाद में बताई होगी, उसने एक चिट्ठी अगले दिन एक और लिखी, उसमें लिखा जी पिछली चिट्ठी में मैंने लिखा था कि इनके पिताजी प्रदेश में वित्त मंत्री हैं, मैं बताना भूल गया कि इनके तो चाचा मुख्यमंत्री भी हैं। तो वो मेरे पास कभी वो चिट्ठी, लेकिन मुझसे उसका जवाब नहीं मांगा गया। मुझको तो किसी शीर्ष अधिकारी ने बताई थी कि ऐसे ऐसे आई थी, और उस पर उन अधिकारी ने जवाब ये लिख के भेजा कि इसका पिताजी कौन है, इसका रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास है, इसमें मेरी तरफ से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिकायत में ये नहीं लिखा हुआ कि कारण क्या है। तो चाचा से मुलाकात करते रहा करो सर आप। मेरी तो हमेशा, मतलब बड़ों से कोई मुलाकात का कोई वही नहीं है, हमेशा से बड़ा हमारा। कई बार चाचा नाराज हो जाते हैं ना, दिक्कत हो जाती है जिंदगी। नाराज होने का मैंने तो कभी कोई मौका किसी को नहीं दिया। शुक्रिया सर, आपने बढ़िया बातें करी। थैंक यू। और मैं भी अभी दिल्ली को एलोबरेट कर रहा हूँ, दिल्ली देख रहा हूँ। दिल्ली वैसे उतनी भी बुरी नहीं है। दिल्ली समंदर है, समंदर। और मैं तो आपको बिन मांगी सलाह दूंगा। अभी मैं खान मार्केट गया था जी। अच्छा। हाँ। तो मतलब खान मार्केट में मुझे घूमते घूमते गोविंद डोटासरा मिले। अच्छा। तो देखिए दुनिया कैसे छोटी कर दी इन चीज़ों ने। खान मार्केट में आपको वो लोग भी मिलेंगे जो खान मार्केट गैंग नाम से पानी पी पी के गालियां देते हैं। अच्छा। लेकिन खुद वहीं घूमते मिलेंगे। हाँ, वहाँ आपको कोई भी मिल सकता है घूमते हुए। दिल्ली का सेंटर है, चारों तरफ मेंबर पार्लियामेंट। और जिससे मैंने चश्मे बनाए दयाल ऑप्टिकल, वो बोला जी यहाँ तो आते रहते हैं नेता। देखिए ना, वहाँ ज्यादा नहीं तो 100 घर तो एमपीओ के हैं, और 2 कॉलोनी साथ में वो सारी अफसरों की हैं। हर तरह का अफसर है उसमें, आईएएस से लेके और बाकी जो और सेंट्रल सर्विसेज हैं, वही मार्केट है। वही मार्केट है। तो सब ने वहीं आना। और उसका जो एक प्रोफाइल बना, वो उसलिए भी बना कि वहाँ जो ये एम्बेसी वगैरह के जो लोग हैं ना, वो भी आते हैं, फॉरेनर्स, वो बहुत आते हैं वहाँ पे। तो खान मार्केट मतलब मुझे अच्छी सी जगह लगी वो। खाने पीने के लिए सबसे बढ़िया। अच्छा, उसका गैंग भी कहते हैं उसे, खान मार्केट गैंग। हाँ, दो शब्द इजाद किए थे ना। एक तो क्या लुटियंस वालों को क्या बोलते थे, एक लुटियंस गैंग। लुटियन चलो ज़्यादा बड़ा हो गया, वो पूरी आपकी नई दिल्ली हो गई, तो उसको और जीरो इन करने के लिए फिर वो खान मार्केट गैंग बना दिया। और यहाँ पे कई जगह तो ऐसी हैं, बोल बहुत हरियाली है वहाँ पे। नहीं, दिल्ली जैसे मैंने खेलगांव देखा सर। हाँ। खेलगांव मतलब रहने के लिए बेस्ट जगह है अगर कोई दिल्ली में रहता है। दिल्ली आप यदि उसको हरियाली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिल्ली में जो ट्रैफिक है, ये इतनी हरियाली है इसी वजह से ये रहने लायक नहीं तो जिंदा भी नहीं बच, नहीं तो यहाँ आदमी रह नहीं सकता। क्योंकि दिल्ली जो है, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, पता नहीं वो कितना सच है या नहीं, तब तक व्हाट्सएप नहीं होता था, कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट नेशनल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। और इसका प्रमाण आपको मिलता है जब आप एयरक्राफ्ट से जब नीचे दिल्ली को देखें, तब आपको दिल्ली पूरी पेड़ों से ढकी हुई दिखती है, और जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो बीच बीच में दिखती हैं। अदरवाइज तो दिल्ली उस नाते, और दिल्ली वैसे भी, दिल्ली समंदर है जी। और मैं जो कह रहा था कि बिन मांगी सलाह दूंगा,
हरियाणा की राजनीति पे प्रोग्राम कितने दिन करोगे? हाँ, अब दिल्ली में तो आना अपना पड़ेगा। दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और हरियाणा का सुख ही ये है कि आप दिल्ली को घेरे हुए हो। अच्छा, वैसे अब मैं आपको बुद्धिजीवी लोगों की श्रेणी में, मुझे जो इमेज है सर वो आपकी है, तो ठीक रास्ते पे गुरुकुल पॉलिटिक्स ठीक लगता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि ये बैलेंस्ड रहे। नहीं, आपकी और सतीश त्यागी जी खासतौर पर जो आपकी चर्चा होती है, वो एक तो कभी भी आप सभ्यता का जो दायरा है उसको नहीं तोड़ते। आपकी भाषा हमेशा मर्यादित रहती है, जबकि उसके अंदर व्यंग का अच्छा खासा तड़का लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस सीमा को नहीं लांघते। देखिए, मैंने पिछले कुछ साल से नेशनल न्यूज़ चैनल्स जिनको हम बोलते हैं वो देखना छोड़ रखे हैं। मैं सिर्फ उनको कभी कभार इलेक्शन टाइम पे देख लेता हूँ, या कभी एग्जिट पोल के टाइम पे कभी रात को मत, लेकिन मैं उन पे चर्चाएं सुनने की स्थिति में अब नहीं बचा हूँ, क्योंकि वो आपको उत्तेजित करने के अलावा उनका मकसद ये नहीं लगता कि वो आपको कोई जानकारी देना चाहते हैं या कुछ हैं। तो उस पूरे परिदृश्य में देख के जब आप जैसा कोई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कोई चैनल आता है तो बड़ी मेरे को खुशी होती थी। और एक चीज़ जो लोगों को पता नहीं, यदि आपने सही मायने में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे यदि अच्छी डिबेट देखनी हो, तो ये जो संसद के जो टीवी हैं, राज्यसभा, ये बेस्ट हैं। हालांकि बाद सीमा तो इनके साथ भी गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इनका फॉर्मेट बदल गया। हाँ, लेकिन सेंसिबल डिबेट जिसको कहते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड डिबेट, दाल बिना तड़के की। अदरवाइज मुझे निराशा है इस बात की कि क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक टीवी न्यूज़ बहुत देखी है, और अब उसको देखने का मन ना करे तो दुख होता है उस बात का। चलो बढ़िया सर, शुक्रिया आपने। थैंक यू, धन्यवाद।